नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के 8वें एपिसोड में आप सबका स्वागत। आशा करती हूँ कि अब तक के 7 एपिसोड आपने सुनते हुए समझते हुए वो आपको ये बुक की एनर्जी से कनेक्ट होने में उपयुक्त हुए हो। आज हम पहला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वो है कर्म का। कर्म का निर्माण कैसे होता है, इस बारे में हमें तोबियास और लेखिका आगे बता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सही और ये गलत, ये भावना हमारे अंदर आने पर अंदर से आने वाली एनर्जी कर्म बनकर उसके हिसाब से हमारा भविष्य निर्माण करती है। एक तरह से जो लोग एकता से असंतृप्त होकर और कुछ चाहते हैं, वो आग की दीवार को पार करने की तरह अपने कर्म का निर्माण करते हैं। यद्भावम तद्भवति। यह हमने देखा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। जैक ने आग की दीवार में बहुत कठिनाइयों का सामना किया और उसके बाद ही पहली सृष्टि पार करके वो यहाँ तक पहुंचा था। इसका मतलब कार्य कारण का नतीजा ये सब था। इस तरह की सोच से ही कर्म का निर्माण होता आया है। पहली सृष्टि में इस तरह की प्लानिंग करना नहीं था। ये सब डुअलिटी का एक लक्षण है। भविष्य ऐसा होना चाहिए, ऐसा पहले से ही मन में सोचना और उस तरफ काम करते जाना, ये सब डुअलिटी के लक्षण हैं। हमारे विचारों से पैदा होने वाली जो एनर्जी होती है, वो निर्दिष्ट स्थिति का निर्माण करती है। विविध लोक का निर्माण करने वाली आत्मा कर्म को इकट्ठा कर रही है। द्वंद्वत्व में ऐसे कर्म का निर्माण होना बहुत जरूरी है। इसे हम नकारात्मक तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये डुअलिटी का एक लक्षण है। आत्माएं जो कांति जीव थी, वो अपनी अपनी सृजनात्मकता के हिसाब से तरह तरह के लोगों का निर्माण कर रही थी। ग्रह, गैलेक्सी, विश्व और सारी सृष्टि कर रही थी। अगणित डायमेंशंस यानी आयामों का निर्माण किया जा रहा था। ज्ञान की कमी के बिना अद्भुत चीजों का वो निर्माण करते गए। तो एक तरफ युद्ध हो रहे थे और दूसरी तरफ सृष्टि भी हो रही थी। और इसी स्थिति में जैक भी आग की दीवार की वजह से उसके अंदर आए गए हुए बदलाव को समझने का प्रयास कर रहा था। उनसे वो सीख रहा था। उसके कंपन की तेजी कम होना ये जैक के लिए नया अनुभव था। ऐसा उसे पहले कभी नहीं लगा था। वो कौन है, इसे जानने के लिए उसे पता करने के लिए कोशिश करने की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके भीतर और भी नए लक्षणों का निर्माण हो रहा था। जैक के अंदर घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ रही थी। उसके शरीर में एक तरह से भारीपन आ गया था। यह भार उसे पसंद नहीं आया। उसकी एनर्जी कम होना और तेजो तत्व से इलेक्ट्रिक तत्व मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्तर पर आना उसे पसंद नहीं आया। उसने इससे बाहर निकलना चाहा, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि कैसे बाहर निकले। रोज रोज उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही थी। आग की दीवार को पार करके आने वाली सभी आत्माओं का इसका सेम अनुभव होने की वजह से विश्व भी मजबूत होता गया। इसका मतलब अनेक आयाम डायमेंशंस पर रहने वाले इस विश्व में कंपन की तेजी कम होते हुए सबसे नीचे वाली कंपन के साथ स्थायी होते हुए हर वक्त एक नए नए डायमेंशन का निर्माण हो रहा था। ये बदलाव हमें पसंद नहीं आया था। नीचे गिरते जाने वाली भावना हमारे अंदर आ रही थी। हमारी एनर्जी और कंपन की तेजी कम होती जा रही थी। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये शायद हमें कभी याद ही ना आए, ऐसे लग रहा था। हमारे अंदर के
बेहतरीन कंपन को पकड़े रहने की बेचैनी बढ़ने लगी थी और आग की दीवार को हम अब कोसने लगे थे। तो यहाँ तक हमने ये जाना कि आग की दीवार को पार करके हम हमारे कंपनों में कमी आते हुए तेजो तत्व से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्तर पर आ गए थे और ये निचली स्थल में आते हुए हम हर एक स्थल में एक एक आयाम का भी निर्माण करते गए। अभी यहाँ ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें सही या गलत ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब एक अनुभव था और इस अनुभव से परमात्मा अपने आप के बारे में और जान रहा था। आगे चलकर लेखिका हमें युद्ध के कारण के बारे में बता रही है, तो चलिए इसे सुनते हैं। निर्माण होते गए हर लोक में जीव एक तो संपूर्ण तरीके से अच्छे की तरफ या अंधेरे की तरफ झुककर उसे ही सही समझने लगे थे। मतलब वो ये भूल गए थे कि कुछ सही या कुछ गलत ऐसा नहीं है। तो इस बात को जानना जरूरी है कि जैसे एक्सीडेंट में एक व्यक्ति अपनी मेमोरी को खो देता है, भूल जाता है, उसी तरह हम भी आग की दीवार की वजह से हमारे पिछले चरित्र को भूल चुके थे, लेकिन वो हमें एक ख्वाब की तरह या लीला की तरह याद था। हमारे आग की दीवार के पड़ाव के पहले सब लोग खुशी से रहते थे क्योंकि वहां पे एकत्व था। इसीलिए वापस लौटने की बेचैनी हमारे अंदर शुरू हो चुकी थी। आग की दीवार से बाहर आते वक्त हम कांति शरीर की तरह बन गए। हमारे कंपन की तेजी का कम होना हमने महसूस किया। अगर आपको याद है तो इसके बारे में हमने जाना कि जैसे हम तेजोमय शरीर से कांतिमय शरीर में आए और कांतिमय शरीर से भी नीचे आकर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शरीर बन गए। तो ऐसे समय में जब हमारी एकत्व की याद हमें हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठी थी, वो हमें बेचैन कर रही थी कि हम घर वापस लौटकर कब जाए, कैसे जाए, क्योंकि हमारा घर तो आग की दीवार के उस पार था और वो राज्य का नाम था अहम अस्मि। आगे चलते हैं। कंपन को बढ़ाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता था, दूसरों की एनर्जी को लेना। अपनी एनर्जी को देने के लिए उस स्थिति में कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए दूसरों की एनर्जी को पाने का एकमात्र मार्ग था बल का प्रयोग करना, मतलब युद्ध करना या धोखा देना या जबरदस्ती से चोरी करना। ऐसे युद्ध और एनर्जी की चोरी शुरू हुई। उस समय हम सब ऐसा करते थे। आगे बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो है मृत्यु। तो जब विश्व में ये भयंकर युद्ध चल रहे थे, तब उस समय मरना और मारने के बारे में पहली बार हमें पता चल रहा था। डुअलिटी में चिरंजीवित्व जब होता है, तब मरण भी होना सही है कि नहीं? पुराण में देव दानव का मरना और अमृत, यह सब इसी का नतीजा है। लेकिन हमें इन सब की आदत नहीं थी। हमें सब नया लग रहा था। पहली सृष्टि में मृत्यु नहीं था, इसीलिए दूसरों और हमारे ऊपर हमने कभी गुस्सा ही नहीं किया। लेकिन अब ये नए विश्व में वो दिव्य जीवों के समूह घूमते हुए दूसरों की शक्ति को खींचने की कोशिश कर रहे थे। उनका यह विचार था कि दूसरों की शक्ति और एनर्जी लेने से उनकी एनर्जी का कंपन बढ़ेगा और वो वापस अपने घर जा सकेंगे। उन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ पर सिर्फ आना होता है, लेकिन जाना नहीं। ये वन वे है। इसी में ये नए विश्व में एनर्जी हाईवेज का निर्माण हुआ। मतलब हमें समझने वाली भाषा में बोलेंगे तो करोड़ों कांति वर्ष की दूरी हम कुछ क्षणों में ही पार कर सकते थे। इस वजह से क्या हुआ कि हम इंटरडायमेंशनल मतलब आयामों के बीच में आसानी से प्रयाण कर सकते थे। एक आयाम से
दूसरी आयाम तक आसानी से जा सकते थे। तोबियास कहते हैं कि अब की हमारी साइंस फिक्शन की जो कहानियाँ हम सिनेमा में देखते हैं या पढ़ते हैं, वो हमारे भविष्य के बारे में नहीं है, वो एक्चुअली हमारे अतीत के बारे में बताती है ना? बहुत इंटरेस्टिंग। लेखिका वापस घनत्व में आकर हमें इसके बारे में बता रही है। उस समय निर्माण होते हुए घनत्व यानी घन भावना का निरोध करने की हमने बहुत कोशिश की। विचित्र अनुभवों का होना शुरू हुआ। घन हो रहे हमारे घन हो चुके विश्व से टक्कर होने लगी। अब पहले की तरह उसके अंदर एनर्जी नहीं गुजर पा रही थी, क्योंकि हमारी डेंसिटी बढ़ गई थी। एनर्जी के अंदर से नहीं जा पा रही थी। नक्षत्र और ग्रह हमें छू रहे थे और एस्ट्रॉइड भी छू रहे थे। ऐसे सब कुछ हमको छूने पर हमें आश्चर्य और गुस्सा आ रहा था। ये युद्ध बहुत दिनों तक चलता गया। जैसे हमारे दुनिया के युद्ध होते हैं, वैसी ही इनकी गंभीरता भी बढ़ती गई। इस युद्ध ने डुअलिटी का एक रूप देकर उसका विस्तार किया। युद्ध ने तीव्र होकर डुअलिटी को शक्तिशाली बना दिया। शून्य में एक नए वास्तव का निर्माण हुआ। नक्षत्र और गैलेक्सी के साथ भौतिक विश्व का निर्माण हुआ। एक तरफ सृष्टि हो रही थी और दूसरी तरफ युद्ध। आखिर में रुकावट की दशा आ गई। चेतना अब नीचे उतरना रुक गई। अंधेरे और उजालों के बीच लड़ाइयाँ अब आगे ना बढ़ने की दिशा में आ गई। मानव को जिस विधान से पता है, उस विधान से इस विश्व की वृद्धि रुक गई। कुछ कोण में रुक गई और कुछ डायरेक्शन में वो आगे बढ़ती गई। सच कहे तो सृष्टि का रुक जाना कभी भी नहीं होता। ये रुकावट भी एक तरह का उसका विकास ही होती है। इस तरह की रुकावट हमारे बुद्धि को तेज बनाती है। इस रुकावट में भी एक कदम आगे बढ़ते जाने जैसा ही है। हम सिर्फ एक डायरेक्शन में इसे समझते हैं कि रुक गया है, लेकिन दूसरी तरह से हम इसे सोचने पर ये रुकावट हमारी मदद करती है। सिर्फ देखने के लिए लगता है सृष्टि रुक गई है, लेकिन उसका विकास कभी नहीं रुकता। जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे, उन लोगों को सफलता हासिल नहीं हो रही थी और इसीलिए सभी पक्ष के लोग थक गए, चिढ़ गए। इस समय विश्व में एनर्जी का विस्तार और काम रुक गया था। तोबियास कहते हैं कि इसे ही ग्रिडलॉक कहते हैं। ऐसी स्थिति आ गई कि इसके सामने सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती थी। मतलब सृष्टि रुक गई। तोबियास कहता है कि किसी ना किसी दशा में सृष्टि कुछ दिनों के लिए रुक गई। डुअलिटी को संपूर्ण तरह से ना समझ पाने की वजह से ये ऐसा हो रहा था। इसे संपूर्ण तरीके से समझने के लिए हमारे अंदर जागरूकता बढ़नी चाहिए और कुछ नई बातों के बारे में हमें जानना चाहिए। सृष्टि के विस्तार के लिए कुछ ना कुछ करना था। इस एनर्जी की रुकावट का कोई ना कोई हल ढूंढना था। युद्ध के द्वारा अब कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। इस बात को सबने जान लिया था। युद्ध को समाप्त करने के लिए हम कदम बढ़ाकर अगली दशा पाने का समय आ गया था। इसलिए तब ऐसा डिसाइड हुआ कि सब लोग एक जगह मिलेंगे। इसे ही समावेश करके हमें लेखिका ने बताया है। तो ये समावेश के बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। आज का ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। आगे हम इस मीटिंग के बारे में जानेंगे और इसमें हुए समझौते के बारे में भी। अगले एपिसोड तक लव एंड लाइट।